तो चलो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट समझने के लिए आप सभी ने जो इसके पहले बना हुआ वीडियो जो है जिसको कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, आई होप आप सभी ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर फिर से एक बार वो इंडक्टिव इफेक्ट शॉर्ट में समझाती हूँ। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो जब भी ऑपरेट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, सो इंडक्टिव इफेक्ट तो सबसे पहले तो ये किसके लिए होता है? सिंगल बॉन्ड के लिए होता है, ठीक है। और इसके टू टाइप्स होते हैं, प्लस आई इफेक्ट होता है और साथ में होता है माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच रहते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच रहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट की। सो प्लस आई इफेक्ट में क्या कहते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? एल्काइल ग्रुप आते हैं। एल्काइल ग्रुप में हम क्या कहते हैं? जब भी ये किससे अटैच रहता है? सिंगल बॉन्ड से अटैच रहता है, तब हम कहते हैं कि भाई अगर एक ग्रुप अटैच्ड होगा, जैसे आप मान के चलो कि जैसे अगर CH3 ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो क्या देगा? इलेक्ट्रॉन तो देगा, बट एज कंपेयर्ड टू दी अगर दो ग्रुप अटैच्ड है, देखो अगर इस तरीके से दो ग्रुप, ये तो क्या हुआ? प्राइमरी हुआ। ये सिचुएशन कौन सी है? प्राइमरी सिचुएशन है। ये एक सिचुएशन कौन सी है? सेकेंडरी सिचुएशन है। ये इस तरीके से सिचुएशन, ये देखो ये प्राइमरी हो गई है और फिर ये यहाँ पर मैं कहूंगी ये सेकेंडरी सिचुएशन है। अब देखो जब ये सेकेंडरी सिचुएशन है तो यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। फिर आप आओ तीन CH3 ग्रुप के लिए, तो 3 CH3 ग्रुप मिलकर वो क्या करेंगे? और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। तो हमारा ये कहना है, हमारा इट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट का ये कहना होता है कि जब भी कोई प्राइमरी अगर ग्रुप हो, सेकेंडरी ग्रुप हो या टर्शियरी ग्रुप हो, तो इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किस में होती है? इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो होती है टर्शियरी में। ये तो हम समझ चुके हैं और उसको हमें पता भी है कि यहाँ पर भाई एक दे रहा है, अब एक की जगह दो ग्रुप आ गए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देंगे, दो की जगह तीन ग्रुप आ गए तो वो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो ये हम एग्री भी करते हैं कि हाँ भाई जब भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो कंडीशन जो है वो ये होगी। अब क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है कि प्लस आई इफेक्ट का ही वो कहता है कि व्हेन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम, when alkyl group attached to unsaturated compounds or unsaturated system, unsaturated it means double or triple bond. So when alkyl group attached to the unsaturated system, its order of releasing electrons get reversed. मतलब उनका ये कहना है कि हमने नॉर्मली तो ये ऑर्डर देखा कि भाई प्राइमरी होगा, उससे ज्यादा सेकेंडरी देगा, उससे ज्यादा टर्शियरी देगा, बट इनका कहना है कि जब भी ये ग्रुप्स किससे अटैच हो जाते हैं, जब भी एक ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से हो जाते हैं तो वो किससे उसका पूरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? उनका ये कहना है कि यहाँ पर जब ये चेंज होगा तो ये सीधे सीधे इस तरीके से आएगा। CH3 ज्यादा रिलीजिंग टेंडेंसी होगी एज कंपेयर्ड टू द CH3, ठीक है, और एज कंपेयर्ड टू द CH3 एंड CH3। सो ये हो गया आपका प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये हो गया टर्शियरी। तो ये जो सीक्वेंस जो है ये टोटली रिवर्स्ड हो चुका है। और ये रिवर्स्ड क्यों हुआ है वो जो समझाता है उसे कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को समझाने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोपीन इट मीन्स CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया है प्रोपीन का। अब देखो प्रोपीन के एग्जाम्पल में जब आप देखोगे तब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या है? CH3CH एंड CH2। तो ये हो गया अपना डबल बॉन्ड, सो अनसैचुरेटेड सिस्टम, और अब उससे अटैच कौन है? CH3 इट मीन्स प्राइमरी।
चलो इसको अभी मैं ड्रॉ करके देखती हूँ। देखो ड्रॉ जब ये होगा तो ये इस तरीके से होगा। मैं थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको ड्रॉ करती हूँ ऐसे, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ये H है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C है, और यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है। अब देखो ध्यान से इस कंपाउंड में यहाँ पर हमारा जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इस कार्बन का नाम हो जाता है अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं हम इसको? अल्फा कार्बन। सो अल्फा कार्बन कौन कौन से होते हैं? अल्फा कार्बन वो सब होते हैं जो, या फिर अल्फा कार्बन वो होते हैं जो किसी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड हो, उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। और फिर इन सभी तीनों हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? हम तीनों हाइड्रोजन को कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इन तीनों हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। फिर से एक बार समझ लो ध्यान से, हम ये कह रहे हैं कि भाई ये डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है। अब इस फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो कार्बन अटैच होगा उसे कहा जाएगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ में जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उसे कहा जाएगा अल्फा, उसे कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलो अभी हम इसको एग्जाम्पल को प्रॉपरली स्टडी करते हैं, को हम प्रॉपरली स्टडी करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या होता है, मैं इसको फिर से लिख लेती हूँ। आई होप आप सभी को अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसी एग्जाम्पल को फिर से लिखती हूँ ताकि हमें ये समझ में आए। देखो यहाँ पर मैंने ये H और ये H बता दिया है, ये हो गया है CH डबल बॉन्ड CH2। सो स्टूडेंट समझो ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड क्या होता है? मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। अगर ये मूवमेंट करेगा तो अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, जब भी देखो अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो कैसे होगा? स्ट्रक्चर कैसे होगा? ध्यान से देखो, CH, यहाँ पर मैं पहले C ले लेती हूँ, H और यहाँ पर भी H आ जाएगा, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। फिर ये CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये इसने कार्बन ले लिया, ये लोन पेयर ले ली है, इसीलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन के पास, इस मिडल वाले कार्बन के पास वैलेंसी तो कंप्लीट है ही नहीं, तो ये क्या करते हैं? ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। क्या किया उन्होंने? इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया। जैसे ही इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये बॉन्ड हट जाएगा, यहां से ये बॉन्ड हट जाएगा, और ये H किस में कन्वर्ट होगा? H प्लस में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली अब जरूरी नहीं है कि इसी हाइड्रोजन से ले, वो हो सकता है या तो वो इस तरीके से ले, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वो उनका अगर मर्जी हुई तो इस हाइड्रोजन से भी ले सकते हैं। अगर इस हाइड्रोजन से लेंगे तो यहाँ पर देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। देखो ध्यान से, उसी स्ट्रक्चर को हम लिख रहे हैं प्रॉपरली। ये CH2, ये तो निगेटिव हो गया। अब उन्होंने, अब जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पर जो बॉन्ड लिया है वो यहाँ से लिया, और ये H क्या हो गया? पॉजिटिव हुआ। अब देखो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, तो मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी लिख सकती हूँ, देखो इस तरीके से, और यहाँ पर H प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और ये CH2, और यहाँ पर पॉजिटिव। तो अब इस स्ट्रक्चर में हम ये देख सकते हैं कि जब भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो तो मूवमेंट करेंगे ही करेंगे, जैसे कि ये इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो क्या करता है? मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, अब उनको अपने कार्बन की वैलेंसी तो बचाना है, तो वैलेंसी बचाना है, और इसीलिए वो क्या करते हैं? मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम वो हो सकता है वो यहाँ इस वाले हाइड्रोजन से, क्योंकि बेचारा हाइड्रोजन वो तो किसी को भी दे देता है अपना बॉन्ड। सो ये पहला कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमारा ये बन सकता है, या फिर हमारा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा बन सकता है? दूसरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, या फिर हमारा तीसरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बन सकता है। और स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हो कि इन सभी में एक्चुअल में, इसको देखो नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखो इन दोनों के बीच में कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, यहां पर भी कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, और इसीलिए इस इफेक्ट को नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है।
आया समझ में कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट क्यों कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास में एक्चुअल बॉन्ड नहीं है। और हमें और एक चीज याद रखनी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या फिर ये कौन दिखाता है? ये हमेशा दिखाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन पे हमें फोकस्ड रहना है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। देखो हम इन तीनों को रिलेट कर रहे हैं। मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे और अगर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होगी which can increase the electron releasing tendency, और वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, फिर से समझो, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसीलिए इनके 3 स्ट्रक्चर बने, 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इसीलिए वो 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने में हेल्प करता है। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, और इसीलिए हमने कहा कि CH3 की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है। चलो अभी हम इन दोनों के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये जो दोनों एग्जांपल हमने लिखे, इनके कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। देखो सेम एग्जाम्पल लिखो जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर CH3C मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CH, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जो है क्या है, डबल बॉन्ड है। आ रहा है समझ में? यहाँ पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। अब अगर डबल बॉन्ड, CH2 कर लेते हैं यहाँ पर। देखो अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आप मान के चलो कि ये जो कार्बन जो है यहाँ पर अटैच होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं, इससे अच्छा हम एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अब हम ये देखो, पहले हमने CH3 लिया था, हमने CH3 CH2C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये भी एक हमने ले लिया जिसमें से ग्रुप अटैच्ड कौन सा है, ये देखो ये ग्रुप अटैच्ड है। अब हमने इस सिचुएशन में हमने 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे। कितने देखे थे? 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। सो जब 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पर हमने देखे, अब यहां पर देखो अल्फा कार्बन कौन सा हुआ, ये हुआ, ये अल्फा कार्बन है, और इसके अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। देखो CH3 CH एंड H। सो ये अल्फा के पास में 2 हाइड्रोजन है, और इसीलिए इसको कहा जाता है, ध्यान से समझो, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि भाई ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? हमारे पास में 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब हम लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल में हम ये इसको ऐसे के ऐसे ही रखते हैं CH2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर उसको 2 ग्रुप से अटैच करना है, तो मैं इसको यहाँ पर CH3 लिख देती हूँ, यहाँ पर CH3 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है, या तो ये भी अटैच्ड हो सकता है और ये भी अटैच हो सकता है। तो जब भी हम आइसोप्रोपाइल की बात करते हैं, उसमें सिर्फ एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनता है। या फिर हम जब भी अगर टर्शियरी की बात करें, तो टर्शियरी में भी 3 डिग्री में भी कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? 3 डिग्री में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकते, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी अल्फा हाइड्रोजन। उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है, और इसीलिए वो क्या करता है, वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता और इसीलिए उसके कोई स्ट्रक्चर नहीं रहते। सो इस बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर किससे अटैच होती है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से अटैच होती है, तो उनका सीक्वेंस जो रहेगा ये रहेगा। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये भी क्लास का वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। आपको दोनों ये इफेक्ट्स अच्छे से समझना है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एज वेल एज हम कहेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, तो उसी का नाम है। आप इसको अच्छे से समझिए, इसको लिख के रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।